नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। शुरुआत करते हुए बड़ी खबर के साथ जम्मू एंड कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां पर पत्थरबाजों को लेकर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब ऐसे लोगों को ना सरकारी नौकरी मिलेगी, ना ही ऐसे लोगों का पासपोर्ट वेरिफिकेशन होगा। कश्मीर सीआईडी ने इसको लेकर सर्कुलर भी जारी कर दिया है। ऐसे लोगों को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलेगा। तो जम्मू एंड कश्मीर में पत्थरबाजी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। पत्थरबाजी में शामिल लोगों को अब कई सारे प्रतिबंधों को झेलना पड़ेगा। पत्थरबाजों को लेकर सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है कि जो पत्थरबाजी में शामिल होंगे, जो पत्थरबाजी में संलिप्त होंगे, ऐसे लोगों को कैसे हतोत्साहित करना है, इस बात को पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। पत्थरबाजों को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। ऐसे वो तमाम लोग जो पत्थरबाजी में शामिल होंगे, ऐसे लोगों का सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होगा। कश्मीर सीआईडी की तरफ से सर्कुलर जारी कर दिया गया है। ऐसे लोगों के सिक्योरिटी क्लियरेंस को इजाजत नहीं दी जाएगी, इनके पासपोर्ट वेरिफिकेशन को भी नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में भी तरजीह नहीं दी जाएगी। ऐसे लोगों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी जो जम्मू एंड कश्मीर में पत्थरबाजी में शामिल पाए जाते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कमर्शियल सिलेंडर के दाम आज फिर बढ़े हैं। बाहर रह रहे लोगों पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ेगी। कमर्शियल सिलेंडर के दाम आज फिर से लगभग 75 रुपए बढ़ाए गए हैं। इससे उन लोगों, खासतौर से उन युवाओं पर महंगाई की मार और पड़ेगी जो काम और रोजगार के सिलसिले में बाहर खाने पीने पर मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश की युवा भाजपाई महंगाई का जवाब 2022 में बीजेपी की गेंद को यूपी के स्टेडियम से बाहर करके देगी। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कमर्शियल सिलेंडर के महंगे होने को लेकर सरकार पर हमला बोला। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है, कमर्शियल सिलेंडर के दाम में आज एक बार फिर से लगभग 75 रुपए बढ़े हैं। इससे उन लोगों, खासतौर से उन युवाओं पर महंगाई की मार और भी पड़ेगी जो काम रोजगार के सिलसिले में बाहर खाने पीने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश की युवा भाजपाई महंगाई का जवाब 2022 में बीजेपी की गेंद को यूपी के बाहर स्टेडियम से बाहर करके देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है, आरोप लगाया है। महंगाई को उन्होंने भाजपाई महंगाई नाम दिया है। आज कमर्शियल सिलेंडर के दाम 75 रुपए बढ़ाए गए हैं। इसी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने यह ट्वीट करके हमला बोला है, निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पर अलग अलग मसलों को लेकर हमलावर रहे हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर हमला बोला है। तो अखिलेश यादव की एक ट्वीट है, उस ट्वीट का मजमून इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और अब से थोड़ी देर पहले वो पीजीआई पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सेहत का हालचाल जाना है। पीजीआई में एडमिट हैं पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की सेहत का हाल जानने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर पहले पीजीआई पहुंचे थे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और ये उस दौरान की तस्वीर है जब एसजीपीजीआई में केंद्रीय गृह मंत्री कल्याण सिंह की सेहत का हाल जानने के लिए पहुंचे थे। डॉक्टर्स से उन्होंने उनके कंडीशन को लेकर बातचीत की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर अमित शाह ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो सपने देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां फिर से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत वाली सरकार बनने वाली है। 2017 में किए वायदे हमने पूरे किए हैं
और 2017 में किए वायदे पूरे कर जनता से एक बार फिर हम आशीर्वाद लेंगे। 2022 में जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत देगी। 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। मैं आज जब यहां आया हूं तब कह सकता हूं कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का बात। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2013 से 2019 तक 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया। जिले जिले में गया हूं, तहसील तहसील में गया हूं, असेंबली सीटों का भी दौरा किया है। और इसलिए पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हों, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे भूमाफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला। विपक्ष पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले सरकारों के दौरान उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज था, यूपी में अब कानून का राज है। यूपी पुलिस में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है और तकनीक के इस्तेमाल के जरिए अपराधों का अनुसंधान किया जा रहा है। गैंगस्टर माफियाओं की संपत्ति वर्तमान सरकार में जब्त की जा रही है। माफियाओं में अब कानून का डर है, बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। और जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने स्वयं इस बारे में इसका संज्ञान लेकर के कहा था कि भाई इसका कोर्ट में पैरवी करके पुलिस इसमें स्वयं पार्टी बने और इसे मुक्त करा करके हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा है कि हां आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से
1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। और ये 4 तस्वीरें हैं जब अमित शाह लखनऊ पहुंचे तो उस दौरान की तस्वीर है। अमित शाह का स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ तमाम वरिष्ठ मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। अमित शाह का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया, जिसके बाद वो फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं और वहां पर भूमि पूजन की जाती है, शिलान्यास किया जाता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट में ही वृक्षारोपण भी किया। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, पीजीआई पहुंचे थे, पीजीआई में क्या कुछ बातचीत हुई डॉक्टर्स की तरफ से, क्या कुछ कोई अपडेट आपके पास? नीलेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता नीलेश से संपर्क नहीं हो पाया है। तो पीजीआई भी गए थे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सेहत का हाल जानने के लिए अमित शाह, जहां पर उन्होंने डॉक्टर से बातचीत की। गाजियाबाद से बड़ी खबर है जहां पर नाबालिग से गैंगरेप हुआ है। 4 युवकों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा है। दिल्ली के कोंडली में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। लड़की को जबरन कार में बिठाकर युवक दिल्ली लेकर गए थे। किसी को बताने पर लड़की को जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि लड़की ने परिजनों को अपने साथ भी पूरी घटना के बारे में बताया, तो परिजन लड़की को लेकर थाने पहुंचे और परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के खोड़ा में कई मामला है जहां पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है। बताया जा रहा है कि 4 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि युवक लड़की को जबरन कार में बिठाकर दिल्ली के कोंडली लेकर गए। वहां पर एक फ्लैट में 4 युवकों ने लड़की से दुष्कर्म किया। इसके बाद युवकों ने लड़की को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और खोड़ा के बाहर छोड़कर फरार हो गए। लड़की ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यादराम भारती इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यादराम, ये आरोपी कौन है? क्या लड़की को पहले से ये लोग जानते थे? देखिए, ये खोड़ा में रहने वाली लड़की है जिसका 2 दिन पहले ही जो आरोप है ये है कि कुछ लड़कों ने इसे खोड़ा से किडनैप किया और दिल्ली ले जाकर उसके साथ रेप किया। और पूरे मामले में सबसे ज्यादा जो आरोप है लड़के के पिता का और लड़की का कि जब लड़की थाने में शिकायत देने गई तो पुलिस ने उसकी तहरीर फाड़ दी और कम से कम कई बार थाने में जाकर इनकी तहरीर जो है वो बदलवाई गई, जिसके बाद जो FIR है वो दर्ज हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले में करीब 4 से 5 आरोपी हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक सिर्फ 3 ही जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है, जबकि जो अन्य जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है। हालांकि पुलिस ने है कि इस मामले में 3 गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी के जो अन्य लोग हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है और उसको लेकर इलाके में काफी रोष है और लगातार जो पुलिस की कार्रवाई को लेकर, यानी कि अगर जब शिकायत कई बार फाड़ी गई और उसको बदला गया, उसके बाद ये पूरी FIR दर्ज की गई। जी, और इसमें क्या वरिष्ठ अधिकारियों का कोई रिएक्शन आया है? क्योंकि ये बड़ी गंभीर बात है। इसको लेकर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कप्तान हो या फिर उनसे ऊपर के अधिकारियों लगातार ये कहते हैं कि भाई आपके पास कोई कंप्लेंट अगर आता है तो कंप्लेंट रजिस्टर्ड कीजिए। लेकिन ये शिकायतें बड़ी कॉमन हो गई है कि भाई पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज करने में ही आनाकानी करती है, वो भी रेप जैसे संगीन मामले में। देखिए, इस मामले में सबसे बड़ी जो बात है, जो आरोपियों को जो बचाने का जो प्रयास किया गया और शिकायत में से उनका नाम हटाया गया, सबसे गंभीर बात यह है कि जब पीड़िता और उसका परिवार
थाने में शिकायत लेकर पहुंचा और जो ये दलित नाबालिग लड़की है जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, इन्होंने जो शिकायत लिख के दी, पुलिस ने वो शिकायत दर्ज न करके अपनी मर्जी से शिकायत लिखवाई और खास तौर पर इलाके का जो दबंग है, जो युवक है, दबंग युवक, उसका नाम हटाने के लिए बार बार जो पुलिस है वो दबाव डालती रही और उसका नाम हटाने के बाद ही उस एफआईआर को दर्ज किया गया। और हालांकि जो परिवार है वो पुलिस अधिकारियों के पास जा रहा है। हालांकि पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है और अगर शिकायत उसको चेंज कराई गई है तो निश्चित तौर पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दलित नाबालिग लड़की के साथ जिस तरीके से पूरी घटना हुई है उसको लेकर इलाके में काफी रोष है। जी चलिए यात्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन कानपुर में पुलिस के मिलीभगत से नामी रेस्टोरेंट खुलेआम वीकेंड लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कर्फ्यू के बावजूद रेस्टोरेंट में बैकडोर से एंट्री कराई जाती है। नियमों के उल्लंघन के कारण कुछ दिन पहले ही रेस्टोरेंट पर कार्रवाई भी हुई थी। इसके बाद भी रेस्टोरेंट सरकारी आदेशों को धुएं में उड़ा रहे हैं। ललितपुर जिले में किडनैप करने के इरादे से आए 5 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मामला सोजना थाना क्षेत्र का है, जहां 14 साल के नाबालिग को बदमाशों ने पकड़ कर गाड़ी में खींचा और भागने की कोशिश की। नाबालिग के चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया है। वहीं नाबालिग परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। गाड़ी चला कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र के ढीलावली गांव में कर्ज से परेशान होकर पति पत्नी ने फांसी लगा ली। एक साथ पति पत्नी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दंपत्ति के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई कर रही है। अगली खबर लखनऊ से है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीएसपी जुटी हुई है, लेकिन बीएसपी को एक झटका लगा है। दरअसल यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और दीदारगंज से बीएसपी विधायक सुखदेव राजभर ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है और जाते जाते उन्होंने बीएसपी को मिशन से भटकी हुई पार्टी भी बता दिया। पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ की और बेटे कमलाकांत राजभर के समाजवादी पार्टी में जाने के फैसले को सही बताया। साथ ही उन्होंने बीएसपी और सपा को एक भावुक पत्र भी लिखा है। तो चुनाव की तैयारियों में लगे बीएसपी को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राजनीति से संन्यास ले लिया। सुखदेव राजभर, जो आजमगढ़ और उस पूरे क्षेत्र में बीएसपी के एक बड़े और कद्दावर नेता माने जाते थे, उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है और बीएसपी को लेकर जो कमेंट किए हैं वो बीएसपी के लिए काफ़ी घातक उस जोन में, उस क्षेत्र में हो सकता है। बीएसपी को सुखदेव राजभर के मुताबिक बीएसपी अपने एजेंडे या मुद्दे से भटक गई है। अब उनके जो पुत्र हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। इसका उन्होंने जरूर सपोर्ट किया, बैक किया है कि उनका फैसला सही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।